आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। स्वप्निल, आपको भी हमारा नमस्कार। हमारा भी आप सबको नमस्कार और हमारे श्रोताओं के नमस्कार के साथ साथ ममता जी आपको भी बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई ना, इसलिए बिल्कुल। और ये जो प्यार है ना, ये सबसे जुड़ा रहे, सबसे बना रहे, यही हम सब उम्मीद करते हैं और चाहना रखते हैं। क्योंकि आजकल जरा जरा सी बात पे सबको गुस्सा आ जाता है, जरा जरा सी बात में नाराजगी होती है, भाग दौड़ की जिंदगी है। सड़कों पर खास तौर से लोगों को बहुत देखा मैंने, उलझन में दिखते हैं। हाँ, उलझन में, और जरा जरा सी बात में लड़ पड़ते हैं। तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये बना रहे सबसे। और सड़क की बात जब की ना, तो आज तो देखो कि आप तो स्टूडियो में बैठी थी और बाहर पूरा जल भरा हुआ है। मुंबई की स्टूडियो में अभी बैठे हैं ना, अभी तो हम आए रास्ते से। तो अच्छा, पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश हो रही है देश के सभी हिस्सों में, ऐसा देखने में आ रहा है और समाचारों में दिखता है तो समझ आता है। तो ऐसा है कि बारिश तो बहुत ज्यादा, वाकई बहुत हो रही है। स्वप्निल, दरअसल इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो यहाँ पर जो बारिश कहते हैं ना, रूमानी मौसम है, तो यहाँ पर सारी रूमानियत खत्म हो जाती है। आज तो जो मुंबई में आलम है, जगह जगह पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लोकल गाड़ियां बहुत धीमी गति से चल रही हैं, और तो गाड़ियां जो रास्ते, ट्रैफिक इतना ज्यादा जाम है। तो ऐसे में बस यही कहना है कि थोड़ा एहतियात बरतें। अगर बहुत जरूरी नहीं है और घर से आप नहीं निकले हैं तो घर से ना निकले। और खास तौर से जब आपको मन करता है कि अरे ये तो डिस्काउंट का समय है, सेल चल रही है, चलो हम शॉपिंग कराते हैं, बिल्कुल तो इसका बहुत ध्यान रखें। क्योंकि और एक और बात भी हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि विशेष रूप से छोटे बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। क्योंकि सावधानी के तहत स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं सरकारी निर्देशों के आधार पर। और लेकिन जब अगर स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन, आप कोशिश करें कि मानते हैं जरूरी है, पर अगर ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसा समय चल रहा है और विशेष रूप से बारिश में जहाँ जहाँ जगह जगह जल भरा हुआ है, तो 1-2 दिन के लिए हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। घर में जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जी, कई बार उनके संदेश देर से मिलते हैं आपको जी। बारिश में नेटवर्क की भी समस्या होती है, मेल आप देर से खोलते हैं और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बेतहाशा। तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको घर पे कोशिश करें, मत भेजें, उतनी देर आप घर पर पढ़ाएं। और खास तौर से एक बात और, जो बारिश के मौसम में बड़ा ही लोगों को लगता है कि हम यहाँ मुंबई में समंदर के किनारे जाके वीडियो बना लें, फोटोग्राफी कर लें, तस्वीरें इकट्ठी कर लें। इसका तो खास ख्याल रखें। ऐसे शौकीनों को विशेष तौर पर हम यही कहना चाहते हैं कि आज के दिन फोटोग्राफी टाल दें, किसी और दिन। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये मतलब ये शौक जो है कब हादसे में बदल जाएंगे हम नहीं कह सकते, इसलिए सावधानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, खास तौर से नरीमन पॉइंट पर
समंदर जो मुंबई में है, और जितने समंदर के किनारे हैं वहां पर बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तो ऐसे में आप ना ही जाएं। और नरीमन पॉइंट का जिक्र इसलिए करना चाह रहे हैं कि वहां पर लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि वहां बाकायदा बरांडा जैसा बना हुआ है और वहां लोग पता नहीं चलता है। तो लहरें कई बार इतनी ऊंची आती हैं कि सड़कों तक पानी भर जाता है और वो वापस लोगों को साथ में बहा ले जाती हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। और हम किस बात का ख्याल रखें इस बार? हम जल्दी ख्याल रखेंगे सक्षम बने सुरक्षित रहें, ये विषय हमने आज महिला सुरक्षा पे लिया है। और इसके अलावा अपनी वित्तीय सुविधाओं का इस्तेमाल करते समय भी हमें थोड़ी सी सुरक्षा और सतर्कता का ध्यान रखना है। इस बारे में हम बात करेंगे। जाने क्या है बाय नाउ पे लेटर? बाय नाउ पे लेटर मतलब कि हम पहले खरीदारी कर लें और भुगतान बाद में करें। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारी सखियों के लिए खास तौर से है, वो जरूर अपने विचार साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, क्योंकि शॉपिंग का शौक महिलाओं को ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खरीदारी कर लेती हैं। तो ये खुला मंच है और सारे हमारे श्रोता इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और सखी विशेष के अंतर्गत हम जानकारी देंगे एथलीट हिमा दास के बारे में। साथ ही साथ कुछ बारिश का मौसम है वैसे भी, और आज का दिन है, तो हम व्यंजनों की बात करेंगे। और धीरे से आप भजिए पकौड़े की बात करने जा रहे हैं ना? वैसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो भजिए पकौड़े की बात कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सा हटके कुछ बताने का सोच रहे थे। पौष्टिक खाना और बहुत जरूरी है। और बहुत सखाओं से कहा कि बाय नाउ पे लेटर, ये जो तरीका है, ये जो नई विधा आई है मार्केट में, तो इसके चक्कर में कई बार ज्यादा शॉपिंग भी हो जाती है और ये चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। वक्त की कमी है, तरह तरह के ऑफर्स हैं और ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग भी है। चीज़ों को आसानी से हम पा लेते हैं, उपलब्ध हो जाती हैं चीज़ें, तो लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही आसान लगती है और टाइम भी बच जाता है, तो लोग भाग से गए हैं इधर। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और आजकल तो एक नए तरीके के पेमेंट ऑप्शन ने इसको और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग बना दिया है, जैसे कि ये नया पेमेंट ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं BNPL, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। मतलब जैसे हमने बताया शुरुआत में, अभी खरीद लें और भुगतान बाद में करें, BPNL जी। और लोग इस सुविधा का इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। और आज हम इस विषय पर इसलिए बात कर रहे हैं कि सुविधा सुनने में जितनी आसान लग रही है, फायदेमंद लग रही है, असल में उतनी फायदेमंद है क्या, जरा खुद से पूछिए जब ये शॉपिंग आप कर रहे हैं। बिल्कुल, खास तौर से ये फायदेमंद जितनी लगती है उतनी है, ये बात इसलिए उठाई गई क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम उतना हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है, जब जेब तंग होती है, तो ऐसे में लगता है कि अरे सस्ते में मिल रही है, चलो खरीद ले रहे हैं। वास्तव में बाय नाउ पे लेटर एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो कि खरीदार को किसी भी चीज की कीमत एक साथ चुकाने की बजाय आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा देता है। और एक तरह का लोन है, आपने बताया। इस लोन की खासियत ये है कि ये ब्याज मुक्त होते हैं अमूमन और अतिरिक्त शुल्क भी कम लगते हैं। तो साथ ही लेकिन इसमें वित्तीय सुविधा होने की वजह से BNPL सेवाओं पर जो बैंक से उतनी सख्ती से बर्ताव नहीं करते हैं, तो इस सुविधा के चक्कर में लोग कई बार शॉपिंग भी जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं। और यही एक तरीके का ट्रेड ट्रैप जिसे कहा जाता है कि मतलब बाजार की लाभकारी आकर्षक ऑफर्स में लोगों को दिखा करके चीजों को और ऐसी सुविधाएं दे करके लोग मतलब खर्च ज्यादा करें, ऐसा इसी को ट्रेड ट्रैप भी कहा जाता है। और इसमें लोग फंस भी जाते हैं ज्यादातर। कभी कभी क्रेडिट स्कोर कम होने पर भी BNPL की मंजूरी मिल जाती है। साथ ही अप्रूवल की भी जो प्रक्रिया है वो काफी आसान होती है, तो लोग इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, ऐसा देखा जा रहा है। और हाँ, इस एक बात ये भी अच्छी होती है इसमें कि ज्यादा कागजी झंझट नहीं होता है, आमतौर पर सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। पर जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि फायदे हैं पर कुछ छुपे नुकसान भी हैं, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी बिल्कुल, जैसे कि बाकी लोन्स में होता है ना कि देर से भुगतान करने पे पेनाल्टी लगती है और मतलब नोटिस आता है या मैसेजेस आते हैं बैंक्स की तरफ से, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मतलब शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं आपको बोला जाता है, पर जो पेनाल्टी है इस प्रक्रिया में ज्यादा लगती है। यानी कि सिबिल, आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है और सिबिल खराब होने की वजह से चीजें दिक्कत करती हैं। साथ ही साथ नई तरह की वित्तीय सुविधा होने की वजह से BNPL सेवाओं पर बैंक्स जितनी सख्ती निगरानी मतलब
की जाती है बैंकों पर, उतनी इसके सख्त नियम नहीं है, ना ही इस पर कोई निगरानी का कोई ऐसा प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में सामान वापसी की अगर समस्या आती है या फिर रिफंड जैसी अगर प्रक्रिया हमें अपनानी है तो ये जरा मुश्किल हो जाती है। और चूंकि नियमों और निगरानी बहुत सीमित है तो ऐसे में उपभोक्ताओं को विवाद की स्थिति में मदद या संरक्षण में मुश्किल भी आती है। BNPL सेवाएं बिना ब्याज के छोटी किश्तों में भुगतान का विकल्प देती हैं, जिससे बड़ी खरीदारी भी सस्ती लगने लगती है। तो लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, जिससे धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है और किश्त न चुका पाने की स्थिति आ जाती है। ऐसे में क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा रहता है। और चूंकि जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं बिल्कुल तगादे के, वो नहीं होता है तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कर्ज कितना ज्यादा हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे बैंक से अमाउंट कट जाता है, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन उसकी कोई विस्तृत जानकारी या उसका कोई ऐसा रसीद टाइप की हमें नहीं दी जाती है, जिससे हमें ये नहीं समझ में आता है कि कितना ब्याज लग रहा है और किस मात्रा में किस अवधि तक हमको ये देना है। तो एक तरीके से ये उपयोगी सुविधा है। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि BNPL एक उपयोगी सुविधा हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक करना हमारी तरफ से महत्वपूर्ण होना चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और केवल उतना ही उधार लें जितना आप आसानी से चुका सकते हैं। अब ये तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड भी आपको पेमेंट करने के लिए एक निर्धारित समय देता है, लेकिन ये बाय नाउ पे लेटर से कई मायनों में ये अलग होता है। जैसे कि ये बात हमारे श्रोता ने लिखी है, जैसे कि BNPL का इस्तेमाल सिर्फ सीमित जगहों पर मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड की जो सालाना फीस होती है वो BNPL में नहीं है। बात करें तो समय पर भुगतान न करने की, तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे 36 और 45% तक ब्याज वसूल लेती हैं, लेकिन BNPL लोन के अंतर्गत अधिकतम 30% तक ब्याज दर तय की गई है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि BNPL के नुकसान में अगर देखा जाए, नुकसान की बात की जाए, तो जैसे सब तरफ भुगतान में देरी होने पर जुर्माना या ब्याज लगता है, तो इसमें भी लगता है। और इसकी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अतिरिक्तता की पता नहीं चलता। साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की लत लग जाती है। ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि हम बस ऑफर्स के मोह जाल में फंस जाते हैं और वही काम करने लगते हैं, देखने लगते हैं, और जहां एक सामान की जरूरत है उसकी जगह हम 2 या 3 भी ले लेते हैं। कभी कभी लगता है कि अगर पैसे नहीं है पर ये सुविधा मिल रही है तो चलो ले लेते हैं, बाद में चुका तो देंगे ही, और अरे इतना ही तो देना पड़ेगा, कम से कम मिल तो जा रहा है सामान। ऐसा करके हम कई बार ये सारी चीजें कर लेते हैं। और अब हम गाना सुनिए। बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। यहाँ तो हर चीज बिकती है। और ये जो मौसम है, जुलाई का और जून जुलाई का मौसम, अगस्त का मौसम सेल का मौसम कहलाता है और इसमें खूब खरीदारी होती है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि आप सेल के आकर्षण में मुंह में पड़ के अनाप शनाप शॉपिंग करके घर भर ले और घर में रखने की जगह भी न बचे। वैसे भी बारिश का मौसम है और चीजें खराब होने की बड़ी ज्यादा गुंजाइश बढ़ जाती है। और बाय नाउ पे लेटर का मोह ही ऐसा है कि वो अपने जाल में फंसा ही लेता है कहीं ना कहीं। जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि हम लोग खरीद लेते हैं कुछ ना कुछ, और आजकल मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, उसमें कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ये घटना हमारे साथ घटी तो हमें समझ में आया कि सावधानी कितनी ज्यादा जरूरी है। कई सारी वेबसाइट्स या कई सारे एप्स ऐसे आपको मौके देती हैं कि ऑप्शन दिखा रही हैं, पर आपने कोई और ऑप्शन चुना, जैसे कि मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी चुना, या फिर आपने चुना कि आप अपने पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने से ही सेलेक्ट कर लेते हैं और आपने मतलब आपको लगा कि चलिए हमने कैश ऑन डिलीवरी चुना है, दरवाजे पे आ जा रहा है इंसान, आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको दे रहा है और पैसे भी नहीं ले रहा है। फिर हमें समझ आया अरे ये कैसे हो सकता है, पेमेंट तो हमने किया नहीं, जब तक हम चैट हिस्ट्री वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ पता कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ वक्त के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद एक बड़ा अमाउंट कट जा रहा है। तो ये जो धोखाधड़ी होती है, इससे बचना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा सावधानी रखने की इसमें आवश्यकता है। और एक टच से आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। कई बार हमने तो कई लोगों के किस्से सुने कि बस एक टच किया, कई गलत ऐप पर आपने टच कर दिया और पता चला आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट गए। और एक तरीका और भी आजकल प्रचलित हुआ है
है कि डोनेशन के नाम पे जी जी कि आप इतना इतना फलाने जगह पर दे दीजिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए चाहिए, बच्चे वहां पर बीमार हैं, उनको बड़ी बीमारी है, उसके लिए आप इतना इतना डोनेशन दे दीजिए और हमारा ये उसके लिए अपना अकाउंट नंबर बता देते हैं। तो गलती से आप उसको टच करते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि बाय नाउ पे लेटर की सुविधा लेने से पहले जान ले कि जरूरी क्या क्या है। खरीदारी के समय बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन देखकर आपका उसकी तरफ आकर्षित होना तो वाजिब है, लेकिन अगर आप इस सुविधा को लेते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप समय पर इसका पेमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको बकाया राशि पर 24% तक ब्याज देना होगा। इसके साथ ही कंपनियां लेट पेमेंट फीस भी लगा सकती हैं। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है, जिससे भविष्य में आपकी लोन एप्लीकेशन खारिज हो सकती है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन क्यों करें, इससे बेहतर है कि आप कर सकते हैं। पर ये है कि जैसे सुविधा दी जा रही है तो उस सुविधा में सुरक्षित रहना, सतर्क रहना ही हमारा बचाव कर सकता है। तो चीजों को समझ के करें, बिल्कुल, बस उसके आकर्षण में, उसके मोहजाल में फंस ना जाएं कि अरे इतनी महंगी चीज है, इकट्ठा नहीं कर सकते, तो चलिए ये सुविधा लेकर के हम कर लेते हैं। और इसमें ये नुकसान भी होता है कि आप गैर जरूरी चीजें खरीद लाते हैं। जब आप ये शॉपिंग करने चलती हैं तो ये देखिए कि आपके लिए, आपके घर में उसकी जरूरत है या नहीं। खुद से सवाल पूछें, 4-5 बार उस पर विचार करें, तब चीजें ले आए। तो वरना एक समय यही आता है कि चाहे वो रसोई घर का सामान हो, चाहे आपके कपड़े लत्ते हो, चाहे किताबें भी, बिल्कुल, कई बार हम मोह में आकर ले लेते हैं, 2-3 प्रतियां खरीद लेते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। सजग होकर, सचेत होकर आप शॉपिंग करें, और इस समय थोड़ी सी सजगता हमें भी बरतनी है। सुन रहे थे फिल्म गृहस्थी से लता मंगेशकर और आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में ये गाना था। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। और अब एक ब्रेक लेते हैं, फिर और बातें करते हैं और मुद्दे लेकर आते हैं। गया था जब मैं 2016 में सारेगामापा में आती थी। तो जरूर सुनिए, इनसे मिलिए कार्यक्रम गुरुवार 21 अगस्त शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और स्वप्निल किस ख्यालों में, किन ख्यालों में खोई हुई हैं? हम अभी धाविका हिमा दास के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाह रहे हैं। और हमारे श्रोता कितने सजग हैं, उन्होंने टिप्पणी भेजना भी शुरू कर दी है। एक टिप्पणी आई है, लिखा है कि हिमा बचपन से ही फुटबॉलर बनना चाहती थी। वो स्कूल में फुटबॉल खेलती थी। उनकी फुर्ती और खिलाड़ी बनने की चाह को स्कूल के एक टीचर ने भांप लिया और हिमा को एथलेटिक्स में करियर बनाने की सलाह दी। हिमा ने भी टीचर की सलाह को मानते हुए रेस को अपने करियर के तौर पर चुना। स्थानीय स्तर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिमा ने हिस्सा लिया और कोच निपुण दास की देखरेख में अच्छा प्रदर्शन भी किया। बाद में हिमा ने गुवाहाटी में स्टेट चैंपियनशिप में भी प्रतिभाग किया, जिसमें कांस्य पदक उन्हें मिला। हिमा ने हार नहीं मानी और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी की। बिना अधिक तैयारी और अनुभव के भी हिमा 100 मीटर की रेस के फाइनल तक पहुंची। हालांकि उन्हें मेडल नहीं मिल सका, लेकिन उनके रेस करियर की शुरुआत हो गई। जी हाँ, सखी विशेष में हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर धाविका हिमा दास की बात कर रहे हैं। हिमा के अगर बचपन की बात करें तो हिमा असम के ढींग कस्बे के पास कंधुली मारी गांव की रहने वाली हैं। इनके पिता रोनजीत दास एक किसान हैं और माँ जोनाली दास एक गृहिणी। 5 भाई बहनों में हिमा जो हैं वो सबसे छोटी हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ढींग पब्लिक हाई स्कूल से पूरी की, जहां वो फुटबॉल खेलती थी, जैसे कि अभी आपने उस टिप्पणी के अंतर्गत बताया। और हमेशा से ये फुटबॉल में ही अपना करियर बनाना भी चाहती थी। और अपनी प्रैक्टिस के लिए वो पास के ही एक नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित एक अंतर विद्यालय शिविर में जाती थी। वो हमेशा अभ्यास शुरू करने से पहले, कभी कभी तो वो गेट खुलने से पहले भी मैदान पर पहुंच जाती थी। मतलब इतनी समय की पाबंदी थी। बिल्कुल। और
उसी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक ने उनको देखा और वो उनसे इस बात से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने ही हिमा को स्प्रिंटिंग में यानी कि एथलेटिक्स में करियर बनाने के लिए राजी किया। अप्रैल 2018 में हिमा ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर और 1600 मीटर रिले रेस में भाग लिया और अपने करियर की यहाँ से शुरुआत करी, जिसको कहते हैं डेब्यू किया। इसके बाद फिनलैंड में आयोजित विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में हिमा ने 400 मीटर रेस का फाइनल 51 और अपने करियर की यहाँ से शुरुआत करी, जिसको कहते हैं डेब्यू किया। इसके बाद फिनलैंड में आयोजित विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में हिमा ने 400 मीटर रेस का फाइनल 51.46 सेकेंड्स में पूरा किया और अंतरराष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली 46 सेकेंड्स में पूरा किया और अंतरराष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली महिला धावक बनी। भारतीय। बिल्कुल 2018 के एशियाई खेलों में भी हिमा ने अपना बहुत ही अच्छा चेक गणराज्य में क्लाडनो मीट में 200 मीटर 23.43 सेकेंड्स में जीती। इसी महीने अपनी तीसरी जीत दर्ज करी इन्होंने। चेक गणराज्य के नोवे कोस्टो में 400 मीटर में 52.9 सेकेंड्स में अपनी रेस पूरी करके इन्होंने एक और जीत हासिल करी। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी भी आई है, लिखा है कि हिमा दास ने मात्र 19 साल की उम्र में 5 गोल्ड मेडल जीते। हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे और इन्होंने IAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकेंड में ये उपलब्धि अपने नाम की थी। जी हाँ, और हमारे एक श्रोता ने एक और टिप्पणी भेजी है कि देश की बेटियां जब न केवल ऊंची उड़ान भरती हैं बल्कि अपने पंखों से पूरा आसमान ढक लेती हैं, तो ये उनके बुलंद हौसले को दिखाता है। वहीं जब पूरी दुनिया के लोग सिर उठाकर इस बेटी की उड़ान को देखते हैं और सराहना करते हैं तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात बन जाती है। और देखिए ना, एक टिप्पणी और आई है इनकी तारीफ में। कांधुली मार गांव में चावल किसान के घर हिमा का जन्म हुआ और 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ये तो हमने अपने श्रोताओं को बता ही दिया। बचपन में फुटबॉल से दिल लगा बैठी थी हिमा। हमेशा से इस खूबसूरत खेल में अपना करियर वो बनाना चाहती थी। फिर एक दिन स्कूल में जो हमने जानकारी दी कि उनके शिक्षक की नजर पड़ी और फिर इन्होंने एथलीट की ओर रास्ता बदल दिया, कदम बढ़ा लिए। जी हाँ, और पुरस्कारों का रुख अगर करें तो भाई 25 सितंबर 2018 को उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में वो यूनिसेफ के लिए भारत की तरफ से युवा राजदूत चुनी गई थी। हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं। और इसके अलावा वो राज्य की एकीकृत खेल नीति के तहत असम पुलिस में DSP यानी पुलिस उपाधीक्षक भी हैं। तो हम उनके हौसले को सलाम करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसे ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करती रहें और हमारे देश को गौरव के क्षण उपलब्ध कराती रहें। और हमारे देश की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जो खेल में जिनकी दिलचस्पी है, इनसे वो इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का सखी सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। और अब हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की। देखो, स्वप्निल दिन हो या रात हो, रास्ते में जाते हुए महिलाओं को कई घूरती आंखें नजर आ जाती हैं। सड़क पर धीमी होती मोटरसाइकिलें, बसों में, ट्रेनों में गलत तरीके से छूते हाथ, दफ्तरों में रोज इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। ये वो सारी चीजें हैं जो हर एक महिला को किसी न किसी बार उठाना पड़ता है। कई बार बचपन की वो बातें आपको आगे चलकर बहुत दुख पहुंचाती हैं, आत्मबल तोड़ती हैं, मनोबल तोड़ती हैं, आत्मविश्वास कम करती हैं। तो इस तरह के मानसिक समस्या से गुजरना पड़ता है अगर ये महिलाओं की सुरक्षा की ओर न ध्यान दे। तो ऐसे ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे में अब ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि लड़कियों को, महिलाओं को घर में छुपा कर रखा जाए। वैसे भी बहुत सारे केसेस में घर पर अपने करीबियों द्वारा शोषण के मामले जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि घर भी सुरक्षित नहीं है। तो जरूरी है कि इस संबंध में जागरूकता और चैतन्यता के साथ कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो अपनी सुरक्षा को मजबूत बना सकें लड़कियां या महिलाएं। तो ये जरूरी है कि उन उपायों की बात की जाए। सड़क पर सावधानी बरतनी चाहिए और आप इंटरनेट की जागरूकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार इंटरनेट के जरिए भी महिलाएं कई मुसीबत उपायों की बात की जाए।
सड़क पर सावधानी बरतनी चाहिए और आप इंटरनेट की जागरूकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार इंटरनेट के जरिए भी महिलाएं कई मुसीबत में फंस जाती हैं और वो जब रास्ते में अकेले जाती हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और फंस जाती हैं और वो जब रास्ते में अकेले जाती हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक दूसरे का साथ ये हमें सुरक्षा से बचाता है। अब संभव नहीं है कि लड़कियां महिलाएं ऐसे घर में बैठी रहें। जी जी। तो उन्हें एक तो सबसे पहले हम यही सलाह देते हैं कि वो अपने बैग में एक पेपर स्प्रे रखें। लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कारगर उपाय है। कुछ पेपर स्प्रे में ग्लास ब्रेकर भी लगा हुआ होता है। इस स्प्रे के इस्तेमाल से सामने वाले की आंखों में और श्वसन तंत्र में जलन होने लगती है, छींके और खांसी आने लगती है, जिससे आप ये उस समय बच के आगे निकलने का समय मिल जाता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अपने फ़ोन में वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर लिया जाए, क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं है जो बाहर निकले और उसके पास स्मार्टफोन ना हो। तो सबसे पहला काम ये आप करें कि वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करें। आजकल हर किसी के पास फ़ोन हर वक्त रहता ही है और सुरक्षा के लिए जो बनाई गई कई सारी ऐप्स हैं उनमें से कोई भी एक आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब कभी भी आपको खतरा महसूस हो तो फ़ोन के लॉक बटन को 3 से 4 बार लगातार जब दबाया जाता है तो वो आपके सेट किए हुए नंबर पर सीधे कॉल कांटेक्ट कर लेता है और आपकी जो लाइव लोकेशन है खतरे के अलर्ट के साथ पहुंचा देता है। तो ये ऐप्स काफी हद तक हमको इस खतरे से बचाने में कामयाब होती हैं। और साथ में नंबर डायलिंग, जैसे आपने घर के अपने पिता का नंबर, माँ का नंबर, भाई का, पति तो का नंबर, उसमें आप सेट कर लीजिए। हाँ, नंबर जैसे 4 नंबर डायल कर ली, 4 पे सेट कर लिया तो आपने सिर्फ 4 बटन दबाया और वो टच किया, वो कॉल वहां चला जाएगा और उन्हें अलर्ट मिल जाएगा। हाँ, और दूसरा है पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाना जरूरी होता है उस समय जब आप मुसीबत में हो। मुसीबत का एहसास होने पर मदद के लिए तुरंत पुलिस या महिला सुरक्षा के लिए तैनात हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकती हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, नंबर दोहरा रहे 1091, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है ये। और इमरजेंसी नंबर है 112। राष्ट्रीय महिला आयोग का नंबर है 7827 170 170, दोहरा रहे नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए आप डायल कर सकती हैं 7827170170। जी हाँ, बिल्कुल। इन सब नंबर्स को अपने फ़ोन में सेव करके रखिए, सेव कर लीजिए उन्हीं नामों से। और साथ ही साथ जो कि हम फ़ोन के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, ये हमारा हर समय साथ रहने वाला सामान है और इसलिए इसको जो है रखना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ़ोन हर समय चार्ज रहे। तो कोशिश कीजिए कि जब आप घर से निकलिए तो फ़ोन आपका चार्ज रहे पूरी तरीके से और आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा आप अपने बैग में कुछ तो ऐसा रखें जिसे मुसीबत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे भारी चाबी का गुच्छा हो गया या भारी बक्कल वाली बेल्ट हो गई। आजकल इलेक्ट्रॉनिक शॉक वाली काफ़ी सारी सेफ्टी टॉर्चेस भी आती हैं, आप उसे भी रख सकते हैं। और इन सभी बातों या चीजों के साथ जरूरी है कि संकट में इनका इस्तेमाल करने की ताकत और आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मविश्वास की कमी है तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर आप ऑटो में बैठ रही हैं, कैब में बैठ रही हैं, तो सबसे पहले ऑटो का नंबर आप फोटो खींच के अपने घर वालों को बता सकती हैं और आप कैब में जा रही हैं तो लोकेशन, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं ताकि आपके घर वालों को पता हो कि आप किन रास्तों से गुजर रही हैं। खासतौर से रात के समय में जब आप अकेली होती हैं तो उस समय इन सब बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आप जिस रास्ते पर जा रही हैं आपको पता है वो रास्ता, या आप जिस लोकेशन को लाइव लगा करके जा रही हैं, अगर ड्राइवर जो है कैब का है या ऑटो का, रिक्शा का, कोई भी है, वो रास्ता बदल रहा है तो आप उसे तुरंत टोकें और रास्ता बदलने पर तुरंत रोक करके गाड़ी को भीड़ वाली जगह देख करके उतर जाए ताकि इसमें ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए। तो सजग रहेंगी, सतर्क रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। और अपने पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, जो कि हमारे समाज में आज भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी लड़कियों को खाने पीने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। अगर वो जो खाना चाह रही तो ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि लड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो उनकी पौष्टिकता पर भी गौर करना चाहिए परिवार वालों को। आप मतलब आजकल थोड़ा सा ये भी है ना कि देखते हैं कि लड़कियां अपने फिगर को देख करके या मतलब ऐसा मेंटेन करने के चक्कर में एकदम कमजोर सी, नाजुक सी
सेक्सी दिखने के मतलब एक वो बना के रखती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप रखिए अपने फिगर का ध्यान बिल्कुल रखिए, लेकिन अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में आपका आत्मबल और आत्मविश्वास तभी मजबूत बना रहेगा जब आपको ये समझ में आएगा कि आप इस चीज का सामना कर सकते हैं। तो बिल्कुल, हाँ, घबराने और डरने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह से अंदर से बाहर से तैयार रहें, क्योंकि सक्षम बनना ही सुरक्षित रहने का पहला कदम है। और आपकी जागरूकता, आत्मविश्वास, ये जो बात है जीवन के हर मोड़ पर काम आता है। और अगर इस तरह की बातें आपके जहन में रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी। और सुरक्षित रहने के लिए खुद को हमेशा चैतन्य रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसा भी देखा जाता है कई बार हम जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, देखते हैं कि मतलब आजकल अब इतना रोका टाकी किसी बच्चे को पसंद नहीं आती, तो उसी में लड़कियां भी कभी कहती हैं नहीं हम पर इतना दबाव क्यों, ऐसे करके कई सारे मुद्दे आते हैं, उसमें बराबरी की बात आने लगती है। किसी के लिए भी है ये बात, तो सभी के लिए लागू होती है कि कहीं पर भी निकले किसी ना किसी को घर में मालूम होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितना, कौन सी जगह है, वहाँ कौन कौन से लोग होंगे, थोड़ी सी जानकारी, जरूरी नहीं है कि वो आपकी जानकारी। हाँ, सही जानकारी। कई बार क्या होता है, परिवार वालों के दबाव के चक्कर में बच्चे माता पिता को गलत जानकारी देते हैं कि जाते कहीं और है, बताते कहीं और है। फिल्म देखने जा रहे हैं तो बताते हैं कि हम दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं पार्क में। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ये सब समय और माहौल को देखते हुए ये किसी भी तरह से आपकी प्राइवेसी को भंग नहीं करता है। कोशिश करें कि इसमें आप ध्यान दें इन चीजों का। और हम क्या ध्यान दें इस समय? गाना सुनवा दीजिए। ऊंचे लोग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और आपने व्यंजन की बात खास तौर से कही थी। बिल्कुल, कि व्यंजन की बात तो होनी ही चाहिए, वैसे इसके बिना तो जैसे प्रोग्राम अधूरा सा लगता है हमारे श्रोताओं के मुताबिक। और हमारे श्रोता बहुत सारी रेसिपी भेजते हैं। एक श्रोता ने मिल्क मेड का केक बनाने की रेसिपी भेजी है, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने। तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, क्या चाहिए इसके लिए। 200 ग्राम मिल्क मेड लें, उसमें 50 ग्राम बटर पिघलाकर डाल दें। अब 150 ग्राम मैदा में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर सोडा डालकर 2 बार आटे की छन्नी से छान लें। फिर इसमें 150 ग्राम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब सब सामग्री को एक बाउल में इकट्ठा कर लें, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ठंडा सोडा वाटर की बोतल लेकर एक गाढ़ा घोल बना लें, बिल्कुल पकौड़े की तरह। अगर आप सोडा वाटर नहीं डालना चाहते तो दूध को गुनगुना करके भी एक पकौड़े की तरह घोल बना लीजिए। घोल में 1 चम्मच अपनी पसंद का एसेंस डालें। कुछ टूटी फ्रूटी डालकर ओवन को 180 डिग्री पर गर्म करके डिश को ग्रीस करके उसमें अपने केक को आधा घंटा बेक होने के लिए पकाएं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पर एक मोटे तले की कढ़ाई पर रेत बिछाकर ऊपर से अपना केक मोल्ड को रखकर केक बेक होने तक पकाएं, जब तक केक पक न जाए। आंच को बिल्कुल धीमा रखें। जी हाँ, कितनी मतलब इन्होंने कितने अच्छे से बता दिया कि अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं है तो आप दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। हाँ, और ये केक तो भाई घर में बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। बच्चों को नहीं तो बड़ों को भी पसंद है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप भी खाना चाहते हैं, केक खाना चाहते हैं, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन केक बनाने से पहले हम बनाएंगे आज काले चने का चोखा या भरता, जिसको कहते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि काले चने का चोखा या भरता, उबले काले चने, भुनी लाल मिर्च, लहसुन, नमक, सरसों का तेल, ये सब इसकी सामग्री है। और लहसुन और लाल मिर्च को तवे पर या कढ़ाई पर सूखा रोस्ट कर लें। अब इन सभी को मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। चने को भिगोना नहीं है, बिना भिगोए। हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि चने को भिगो के और साथ में उबाल करके तब इस्तेमाल करना होगा। मेरे ख्याल से दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी को मिक्सी या सिलबट्टे पर पीस लें। इन्हें बहुत बारीक नहीं पीसना है, ये ध्यान रखें। अब इसमें राई का तेल मिला लें। इसके बाद चने को उबाल करके अगर पीस रहे हैं आप या कच्चा भी पीस रहे हैं तो भी इसे चावल या रोटी के साथ खाएं, बहुत लजीज लगता है। आप इसे आटे में स्टफ करके पराठे भी बना सकते हैं। बरसात के दिनों में ये सब्जियों का एक अच्छा विकल्प है। और अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो हरी मिर्च को रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं हमें चने को उबाल कर पकाकर, जैसे भाप में पकाते हैं, वही उसी तरह से करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि भर के अगर बनाएंगे पराठे में तब तो वो चलेगा, स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि आटे की भाप से पक जाएगा। लेकिन अगर कच्चा चावल के साथ खाएंगे
तो थोड़ा सा नहीं, हम बता रहे हैं ये जो चना भुना चना आता है ना, जी, इसको छिलका उतार के, उसको छिलका उतार के और वो मिक्सी में पीस लेते हैं। उसमें लहसुन, हरी मिर्च अगर डालना चाहे तो हरी मिर्च, या फिर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। वो जो खड़ी लाल मिर्च होती है पिसी हुई भी डालकर, और उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और अजवाइन, नमक, उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। डाल के उसको जैसे आलू का पराठा बनाते हैं वो थोड़ा सा सूखा सूखा रहता है, और उसको अगर गीला करना है तो सरसों का तेल मिला लें, तो जैसे सत्तू का पराठा बनता है बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जाता है। जी जी, तो ये भी बन सकता है। और अब एक गाना सुन लिया। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और स्वप्निल श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।